दोस्तों नाउ लेट्स सी, मान लो हमें दे रखा है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप. इज इट अ कंजर्वेटिव फोर्स? Is it a conservative force? Let's see. So, del vector cross f vector क्या आएगा मेरे पास? Del vector cross f vector क्या आएगा मेरे पास? That will be I cap, j cap, k cap, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. अच्छा एफ एक्स क्या है? y. ये क्या है? x. ये क्या है? z स्क्वायर. ये मेरा कर्ल है, राइट? दिस इज माई कर्ल. तो कितना आएगा मेरे पास? आई कैप इंटू डो जेड स्क्वायर बाई डो वाई. यार जेड स्क्वायर तो y के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, तो 0. डो जेड दिस, ये तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, राइट? प्लस जे कैप इंटू डो वाई बाई डो जेड, ऑब्वियसली 0 क्योंकि वाई जेड के रेशियो में कांस्टेंट है. डो जेड स्क्वायर बाई डो एक्स, ये तो ऑब्वियसली 0. प्लस के कैप इंटू डो एक्स बाई डो एक्स 1 माइनस डो वाई बाई डो वाई 1. तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. तो सिंपल सी बात है, द फोर्स इज कंजर्वेटिव. हमारे पास यहां पर जो फोर्स है वो डेफिनेटली हमारा कंजर्वेटिव है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो एफ वेक्टर दे रखा है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप. तो सवाल है ये कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है. लेट्स सी. सो डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या आएगा? आई कैप जे कैप के कैप वाई स्क्वायर सॉरी डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड. ठीक है? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये मेरा आ जाएगा कर्ल. सो लेट्स सी क्या आता है. आई कैप इंटू ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, बट ये वाला डेफिनेटली मेरा कांस्टेंट नहीं है. जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z आएगा प्लस जे कैप इंटू ये डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, बट ये डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली बात है एक्स स्क्वायर आएगा, 2x आएगा प्लस के कैप इंटू ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा. सो देख सकते हैं जो हमारा कर्ल आया है दैट इज इक्वल्स टू -2 इंटू जेड आई कैप एक्स जे कैप वाई के कैप. नाउ दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. दैट इंप्लाइज फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. ये वाला फोर्स जो है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. तो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है वो देखने का बहुत सिंपल तरीका है. हम सिंपली उसका कर्ल निकाल देंगे. कर्ल अगर 0 आया तो बढ़िया, कर्ल 0 नहीं आया तो इन दैट केस वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है. उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल
हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, राइट? अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग एक ट्रिक है. व्हाट इज द ट्रिक? ध्यान दो. मान लो तुम्हें इन जनरल फोर्स दे रखा है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आई कैप जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के कैप एच ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा, सॉरी ये जे कैप है, जेड के कैप. ये फोर्स हमें दे रखा है, ठीक है? अच्छा, इन जनरल में एक एग्जांपल ले लेता हूं. मान लो ये है वाई आई कैप, एक्स जे कैप, जेड स्क्वायर के कैप. मान लो. अच्छा, फंडा क्या है? सुनो फंडा क्या है. फंडा बहुत सिंपल है, साधारण है. इसको पार्शियली इंटीग्रेट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करो विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और इसको पार्शियली इंटीग्रेट करो विथ रेस्पेक्ट टू जेड. अगर ये तीनों सेम आ सकता है तो इन दैट केस वो इंटीग्रेबल है, यानी परफेक्ट डिफरेंशियल में फंसेगा, अदरवाइज नहीं फंसेगा. ये वाले को जो इसको है, मैं बेसिकली इसमें उल्टा सोच रहा हूं. पार्शियली इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला पार्शियली इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और इस वाले को पार्शियली इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू जेड, राइट? ये आ गया मेरे पास. जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये तीनों सेम आना चाहिए. और अगर आ गया, पार्शियल इंटीग्रेट मतलब इस वाले इंटीग्रेशन के दौरान x के अलावा बाकी सारे वेरिएबल को मैं कांस्टेंट मानूंगा, ठीक है? देखो बेसिकली मैं उल्टा सोच रहा हूं. जो अगर कंजर्वेटिव है तो कोई ना कोई u दिया हुआ है, u को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके ये i कैप वाला टर्म आया है, u को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके ये j वाला टर्म आया है, और u को z के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करके ये k का टर्म आया है. तो अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करके वो टर्म्स आया है, तो मैं उल्टा अगर करूंगा तो पुराना u जो है वो हमें मिल जाना चाहिए. लेट्स सी मिलता है या नहीं. पहले वाले पार्ट में y इंटीग्रल dx, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस, ध्यान देना यहां पर कोई भी एक फंक्शन y और z का तो हो सकता है, रीजन अगर केवल y और z का फंक्शन है, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के दौरान हट गया था, केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन के दौरान हट गया था. तो यहां पे y और z का फंक्शन डेफिनेटली हो सकता है, राइट? अच्छा, इसको अगर मैं पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा y से, तो ये आ रहा है एक्स वाई, बट इस पर कोई भी x और z का फंक्शन आ सकता है, और इसको पार्शियली इंटीग्रेट करो z के रेस्पेक्ट में,
बट यहां पर x और y का फंक्शन आ सकता है। नाउ इफ वी क्लियरली सी, कुछ मजा आ रहा है। अगर मैं इन तीनों को ऑब्जर्व करूं साथ में, ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था जिसको मैंने यहां पर डिफरेंशिएट किया था, वो f ऑफ y कॉमा जेड जो था, ध्यान देना यहां पर ये xy टर्म कॉमन आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो f3xy है वो यही वाला xy है। और यहां पर जो y और z और x और z आ रहा है, तो x और y में तो देख नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन f ऑफ z तो दोनों में है। और हो सकता है कोई रैंडम कांस्टेंट हो, वो तो नहीं पता, ठीक है, वो तो हर डिफरेंशिएशन में 0 हुआ है। वाओ, उल्टा करके देख लें एक बार, डो बाई डो एक्स करेंगे, ये टर्म गया, सी गया, बचेगा y, परफेक्ट। y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, y चला गया x, ये दो टर्म का तो 0, और z में करूंगा ये टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका सीधा आ जाएगा z²। तो पार्शियली इंटीग्रेट करके अगर सेम आर आ सकता है, तो तब वो फील्ड जो है वो हमारा कंजर्वेटिव होगा। ये 2 डायमेंशनल के लिए दिस मेथड वर्क्स वेरी गुड फॉर 2D फोर्सेस। देखो यहां पर एफ एक्जेड देखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन 2 डायमेंशनल में बहुत ही बढ़िया टेक्निक है ये, राइट। एंड इस तरीके से अगर मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूं, तो डेफिनेटली जो है वो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और ये तरीके का और एक फायदा है, ये जो मैंने एफ लिखा, सिंपली उसका एक माइनस साइन लगा दो, वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंशिएशन में आगे एक माइनस आता है, यहां पर वो माइनस अभी तक मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो सिंपली यहां पर ये भी आ जाएगा u ऑफ एक्स वाई जेड, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस z³ 3 प्लस c। तो इस टेक्निक का जो मेन फायदा है वो ये है, जो हम सिंपली जो पार्शियली इंटीग्रेट करके रिजल्ट आया है उसके आगे एक माइनस साइन लगा दो, वही उस पर्टिकुलर फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो दिस पार्ट वाज कंप्लीटली मैथमेटिकल। ये टेक्निक्स जो है वो एक बार हमें सीखना पड़ेगा। देखो मैथ्स हम समझ नहीं सकते हैं, हमें बेसिकली रूल्स याद रखनी होती है, कुछ मेथड को मान लेना होता है, राइट। तो दिस इज द टेक्निक रिगार्डिंग फाइंडिंग अ फोर्स टू बी कंजर्वेटिव और नॉट, और अगर है तो मैं किस तरीके से उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाऊंगा, वो तरीका भी मैंने बता दिया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स। अच्छा, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? जो अगर मान लो कोई एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, ये है मेरा एक्सिस जिसके अबाउट गोल गोल घूम रहा है, जरूरी नहीं है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कैसे भी रैंडम घूम रहा है पता नहीं। अगर कोई भी इंस्टेंट पे पार्टिकल है, कहीं पर भी है, अगर फोर्स हमेशा ये एक्सिस के थ्रू पास करे, फोर्स मस्ट पास थ्रू एक्सिस for a
सेंट्रल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन को अगर मैं एक्सिस मानता हूं तो सन को सेंटर पे मानता हुआ वो चारों तरफ घूमता है, तो वो एक फोर्स जो है वो हमारा सेंट्रल फोर्स है। और अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स होगा वो हमेशा हमारा सन के थ्रू ही पास करेगा। तो अगर मान लो वो वाला पॉइंट पे कोई एक जनरल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। सो फॉर बीइंग अ सेंट्रल फोर्स, फॉर बीइंग अ सेंट्रल फोर्स, क्या कंडीशन होगा? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स भी एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, आर जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। तो सेंट्रल फोर्स होने के लिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड दैट मस्ट बी ऑलवेज ट्रू। यानी ऐसा नहीं उसको हम सॉल्व करेंगे, आर क्रॉस एफ का जाने पर वो हमारा 0 होना ही पड़ेगा। दैट्स इट, राइट? तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। यू है मान लो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, तो फाइंड कंडीशन ऑन अल्फा एंड बीटा फॉर द force to be central force। फोर्स सेंट्रल फोर्स होने के लिए हमारा कंडीशन क्या होगा? इन जनरल पॉइंट मान लो कोई भी मेरा एक्स और वाई पे है, इन जनरल कोई भी मेरा एक्स कॉमा वाई पर है, तो आर वेक्टर जो होगा, आर वेक्टर विल बी सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अच्छा, एफ वेक्टर कितना होगा? माइनस डेल इंटू यू। तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, बीटा वाई स्क्वायर तो गॉन, और अल्फा एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2 अल्फा एक्स आई कैप, और इसका वाई के रेस्पेक्ट में जब मैं पार्शियली करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 बीटा वाई इंटू जे कैप। ये मेरे पास एफ वेक्टर हो जाएगा, राइट? समझ में आया नहीं आया? सो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कितना आएगा मेरे पास? दिस इज इक्वल्स टू -2, तो कॉमन ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप, ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, नाउ लेट्स सी, एंड दिस हैज टू बी आइडेंटिकली जीरो। आइडेंटिकली जीरो, इट्स एन आइडेंटिटी, नॉट एन इक्वेशन, राइट? -2 को तो भाड़ में जाने दो, ये दोनों का क्रॉस 0 हो जाएगा। अब इसका और इसका क्रॉस, तो बीटा एक्स वाई आई क्रॉस जे, दैट इज के कैप। फिर इसका और इसका क्रॉस प्लस अल्फा एक्स वाई जे क्रॉस आई माइनस के कैप, एंड दिस इज अगेन 0, right? So xy into alpha minus beta k cap must be equals to 0 vector, and this relation must be an identity, it must not be an equation। तो सिंपल सी बात है, alpha must be equals to beta, this is the condition। तो कोई भी फोर्स को अगर सेंट्रल फोर्स प्रूफ करना है तो एक ही काम करना है,
हमें वो वाला फोर्स को डिफरेंशिएट कर, यू को डिफरेंशिएट करके हम एफ निकाल लेंगे, आर के साथ क्रॉस लेंगे, आर है इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। अगर उन दोनों का क्रॉस आइडेंटिकली जीरो हो जाए, यानी वो आइडेंटिटी बन जाए, तो इन दैट केस हम ये बोलेंगे वो वाला फोर्स जो है वो हमारा एक सेंट्रल फोर्स है। ओके दोस्तों, थैंक यू।